दोस्तों, आज हम एक डिफरेंट टाइप की मूवी आपके सामने लेकर आए हैं जिसकी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। ये कहानी है एक ऐसे साइको किलर की जो खुद साइको लोगों का शिकार हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने एक लड़की को बांधा हुआ है और अगले ही पल एक झटके में वो उस लड़की का सर धड़ से अलग करके उसके धड़ को एक जगह जाकर रख देता है। पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंचती है और अपना इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। अब हम देखते हैं इस कहानी के एक मेन किरदार गौतम को, जो देख नहीं सकता। यहाँ हमें पता चलता है कि गौतम को दागनी नाम की एक रेडियो जॉकी का प्रोग्राम काफी पसंद है जिसे वो कभी मिस नहीं करता। अब धीरे धीरे गौतम को दागनी से प्यार होने लगता है और वो अपने फ्रेंड राजनायकम की मदद से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहता है कि वो कब कहाँ जाती है, कहाँ से आती है। और इस तरह दागनी को फॉलो करते हुए एक दिन गौतम एक शादी में पहुंचता है और दागनी के लिए गाना गाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। साथ ही वो दागनी को प्रपोज भी करता है, लेकिन दागनी को गौतम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन गौतम के ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर दागनी कहती है कि चलो ठीक है, मैं कल एक जगह पर जाऊंगी। अगर तुम उस जगह पहुंच जाते हो तो मैं समझूंगी कि तुम सच में मुझसे सच्चा प्यार करते हो। गौतम उससे किसी हिंट के बारे में पूछता है तो वो कहती है उसके लिए तुम्हें मेरा कल का पूरा प्रोग्राम सुनना होगा। खैर, अब अगले दिन गौतम दागनी का पूरा प्रोग्राम ध्यान से सुनता है और उस जगह को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है जहां दागनी आज जाने वाली है। अब नेक्स्ट सीन में हमें उसी रात को दिखाया जाता है जहां हम दागनी को एक रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए देखते हैं। दरअसल वो गौतम का ही वेट कर रही होती है। उसे लगता है कि गौतम वहां जरूर आएगा, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वहां गौतम नहीं आता, बल्कि वो साइको किलर आ जाता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो वहां आकर दागनी के चेहरे पर बेहोशी वाली दवा को स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है। तभी अचानक गौतम उस जगह को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। दागनी गौतम को देख लेती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन इसी के साथ वो बेहोश हो जाती है। अब गौतम को वहां दागनी के परफ्यूम की खुशबू आने लगती है। वो धीरे धीरे उसी बेंच की तरफ बढ़ता है जहां दागनी बेहोश पड़ी हुई है, लेकिन तभी वो किलर बिना आवाज किए दागनी को अपने कंधे पर रखकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। गौतम बेशक देख नहीं सकता, लेकिन उसका माइंड बहुत शार्प होता है। वो तुरंत समझ जाता है कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि जरूर दागनी को उसी साइको किलर ने किडनैप किया है। उधर हम दागनी को एक टेबल पर बंधे हुए देखते हैं जहां वो किलर बाकी लोगों की तरह दागनी का सर भी धड़ से अलग करने वाला ही था कि तभी वो देखता है कि दागनी के चेहरे पर कोई डर नहीं है। वो दागनी से इसकी वजह पूछता है तो वो कहती है कि 7 दिन बाद मेरा बर्थडे है। अगर 7 दिन में मैं घर नहीं पहुंची और गौतम से नहीं मिली तो वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ जाएगा और फिर तुम नहीं बचोगे। ये बात सुनकर वो किलर दागनी को नहीं मारता और ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसे किसी न किसी को तो मारना ही था, साइको जो ठहरा। इसलिए वो कॉल करके एक प्रोस्टिट्यूट को पिकअप करके वहीं ले आता है, जिसके बाद वो उसका सर काटकर दागनी को दिखाते हुए कहता है कि जब गौतम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएगा तो मैं उसका सर काटकर ऐसे ही तुम्हारे हाथ में रखूंगा और तुम्हारा सर काटकर उसके हाथ में। तुम बस उस दिन का इंतजार करो। इसके बाद वो साइको किलर उस प्रोस्टिट्यूट की सर कटी लाश को एक जगह लटका देता है। तभी वहाँ पुलिस भी पहुँचती है, जहाँ मुत्तू नाम का इंस्पेक्टर कमिश्नर से कहता है कि सर, दागनी के फादर ने कंफर्म किया है कि ये बॉडी दागनी की नहीं है। अब डेड बॉडी की खबर सुनकर गौतम भी वहाँ आता है और उस सरकटी लाश को स्मेल करने लगता है, जिसके बाद उसे भी कंफर्म हो जाता है कि ये बॉडी दागनी की नहीं है। अब यहाँ से गौतम सीधा सुशीला नाम की एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, जो एक बार दागनी के रेडियो शो पर भी आई थी। गौतम कहता है कि मैम, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि दागनी अभी भी जिंदा है। सुशीला कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है। वो किलर जब भी किसी को किडनैप करता है तो उसे खत्म करके ही रहता है। दागनी के साथ ऐसा क्या है जो उसने दागनी को छोड़ दिया। वो गौतम की बातें सुनकर गौतम को हौसला देते हुए कहती है कि उस किलर ने अभी तक 14 लड़कियों का किडनैप करके उनकी बेरहमी से हत्या कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन गौतम, तुम ये कर सकते हो, तुम उस किलर को जरूर पकड़ सकते हो। इसके बाद गौतम सीधा कमिश्नर के ऑफिस जाता है, जहां उसे अकबर नाम का एक कांस्टेबल मिलता है, जो उसे कमला नाम की एक एक्स पुलिस ऑफिसर के बारे में बताता है, जो पहले से ही इस केस पर काम कर रही थी। अब कमला के बारे में सुनकर गौतम सीधा उसके पास पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि जब कमला इस केस पर काम कर रही थी तभी उसका एक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से वो अभी तक व्हील चेयर पर ही है। गौतम कमला से दागनी को ढूंढने में हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन कमला उसे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है, जिससे गुस्सा होकर गौतम कमला को एक जोरदार थप्पड़ लगाकर वहां से निकल जाता है
उधर अब पुलिस पूछते हुए इस प्रोस्टिट्यूट के एरिया में पहुंचती है, जहां एक औरत उसे बताती है कि कल रात को रानी ने मुझे बताया था कि वो अपने कस्टमर के साथ जा रही है। वो लड़का दिखने में सुंदर था और एक बड़ी सी गाड़ी में रानी को बैठाकर ले गया था। इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके पुलिस वालों को पता चलता है कि ये जो साइको किलर है उसकी उम्र 25 से 30 साल की होगी। साथ ही वो पैसे वाला भी है, तो उसके पास 2 से 3 महंगी गाड़ियां भी होंगी। अब उसी रात कमला अपनी माँ के साथ गौतम के घर पर आती है और दागनी को ढूंढने में गौतम की मदद करने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब कोई और लड़की उस हैवान का शिकार बने। वो गौतम से कहती है कि सबसे पहले हमें इस केस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो इस समय पुलिस ऑफिस में मौजूद हैं। अब गौतम हाथ में टॉर्च लेकर उन डॉक्यूमेंट्स को चुराने पहुंच जाता है। कमला फोन पर उसको डायरेक्शंस बताती रहती है, क्योंकि उसने काफी समय तक इस केस पर काम किया था, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि फाइल्स कहाँ होंगी। गौतम कमला के डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ फाइल्स के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसको पकड़ लेता है। इसी बीच हम मुत्थू को वहां देखते हैं, जो अपने घर की चाबी लेने आया था। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि मुत्थू से छुपाने के लिए अकबर ने ही गौतम को पकड़ा था। खैर, अब अकबर गौतम की हेल्प करता है और इस केस से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी गौतम को दे देता है। अब डॉक्यूमेंट्स को देखकर कमला को पता चलता है कि अभी तक टोटल 14 लड़कियों का किडनैप हो चुका है, जिसमें से 4 प्रोस्टिट्यूट थी और बाकी 10 वो थी जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट थी। इसके अलावा सभी लड़कियों का किडनैप दिन के उजाले में बीच रास्ते से किया गया है। इसके बाद गौतम और कमला एक एक करके किडनैप हुई लड़कियों के घर जाकर पूछताछ करने लगते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सभी का किडनैप घर आते हुए रास्ते में किया गया है। उसी दौरान गौतम ऑब्जर्व करता है कि जहाँ जहाँ से भी लड़कियों का किडनैप हुआ वहाँ सभी जगह थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सा डस्टबिन है। इसका मतलब ये था कि जब भी ये लड़कियाँ अपने घर जा रही थी, तभी उन्होंने इस डस्टबिन के पास कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो रुक गई और फिर किलर ने उन्हें किडनैप कर लिया। तभी गौतम की नजर गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों पर जाती है। वो सभी को चॉकलेट देकर उस दिन के बारे में पूछने लगता है। तभी उनमें से एक बच्चा गौतम से कहता है कि भैया, मैंने उस दिन रूपा दीदी के हाथ में एक बहुत ही क्यूट सा पपी देखा था। अब यहाँ सभी आइडिया लगाते हैं कि जरूर किलर इन डस्टबिन के पास एक क्यूट सा पपी रख देता होगा और फिर जैसे ही वो लड़कियाँ उसे उठाती होंगी तो वो उन्हें उस पपी को अपना बताकर उन्हें किडनैप कर लेता होगा। उधर हम उस साइको को अब यही फार्मूला अपनाते हुए देखते हैं। वो डस्टबिन के पास एक छोटे से पपी को छोड़ता है और तभी वहाँ एक लड़की आकर उसे अपने गोद में उठा लेती है। ये देखकर वो किलर अपनी कार से निकलकर उस लड़की से कहता है कि वो पपी मेरा ही है और मेरे पैर में फ्रैक्चर है, इसलिए क्या प्लीज आप इसे मेरे कार की बैक सीट पर रख देंगी। अब वो लड़की पपी को रखने के लिए उसकी कार की बैक सीट पर जाती है। वो किलर भी हाथ में स्प्रे लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी उस लड़की को वो ट्वीट याद आता है जो कमला और गौतम ने कल ट्विटर पर किया था कि किसी को भी अगर कोई पपी दिखाई दे तो वो उससे दूर ही रहें। इसलिए वो उस पपी को पीछे न रखकर आगे वाली सीट पर बैठाकर वहाँ से चली जाती है और बच जाती है। अब इस ट्वीट के बारे में जैसे ही उस किलर को पता चलता है तो वो बौखला जाता है और तुरंत उस ट्विटर अकाउंट को हैक करने के लिए एक हैकर को अपने पास बुलाता है। अब काम होते ही वो साइको इस हैकर की भी हत्या कर देता है। साथ ही जो लड़की आज उसके हाथ से बच गई थी उसे भी ढूंढकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसकी सर कटी लाश को गौतम के घर के बाहर रख देता है, जिस पर लिखा होता है एडवांस हैप्पी बर्थडे। यहाँ गौतम को लड़की की बॉडी से एक अजीब सी स्मेल आती है, इसलिए वो अपने दोस्त से कहता है कि कल मुझे एक सफेद और काला सुअर लाकर देना। अब उसका दोस्त राजनायकम ऐसा ही करता है। वो उसके लिए दोनों सुअर लेकर आ जाता है, जिसके बाद गौतम सभी को बताता है कि मुझे उस लड़की की बॉडी से सफेद सुअर की स्मेल आ रही थी और इस लड़की से पहले जो प्रोस्टिट्यूट मरी थी उसकी बॉडी से भी सेम स्मेल आ रही थी। इसके बाद वो आसपास के सभी पिग फॉर्म पर जाकर इंक्वायरी करने लगता है, लेकिन उन्हें किसी भी पिग फॉर्म में यंग ओनर नहीं मिलता। तभी ये बात मुत्थू को पता चलती है कि गौतम अपनी टीम के साथ पिग फॉर्म में इंक्वायरी कर रहा है, क्योंकि उसने गौतम के पीछे एक आदमी लगा रखा था जो गौतम की खबर उसको देता रहता था। अब ये सुनकर मुत्थू भी एक पिग फॉर्म में इंक्वायरी करने जाता है और फॉर्चुनेटली उस फार्म का मालिक वही साइको किलर होता है। अब पुलिस को देखकर वो किलर तुरंत मुत्थू को इंजेक्शन से बेहोश करके उसे भी वही टेबल पर लाकर बांध देता है। कुछ देर बाद वो उसका सर भी धड़ से अलग करके उसके सर को एक पब्लिक प्लेस पर रख देता है। ये देखकर अब सभी घबराने लगते हैं। पुलिस वाले को ऐसा देखकर पब्लिक में उसका डर और भी बढ़ जाता है। इधर गौतम और कमला को अभी तक किसी पिग फॉर्म से उस किलर की कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन उनको पूरा यकीन था कि हो ना हो वो किलर उन्हीं में से किसी एक पिग फॉर्म में है। कोई सबूत न मिलने पर हताश होकर गौतम आज रात अपने घर पर अकेला रुकने का फैसला करता है और अपने दोस्त को भी वहाँ से भेज देता है। तभी कुछ देर बाद हम उस किलर को गौतम के घर के बाहर देखते हैं। गौतम भी गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आता है और समझ जाता है कि ये जरूर वो साइको किलर ही है। गौतम का दोस्त भी दूर से ये सब देखकर समझ जाता है कि ये गाड़ी उसी किलर की है,
इसलिए वो अब उस गाड़ी का पीछा करने लगता है और काफी देर तक पीछा करने के बाद आखिरकार वो किलर राजनायकम को भी मार देता है और फिर उसी के फोन से गौतम को कॉल करके कहता है कि मैं दागनी के बर्थडे पर उसका भी वही हश्र करूंगा जो बाकियों का हुआ है। गौतम को जब अपने दोस्त के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है, वो एकदम टूट जाता है। अभी तक गौतम की 2 आंखें उसका दोस्त राजनायकम ही था जो अब उससे दूर जा चुका था। अब अपने दोस्त की मौत से गौतम बुरी तरह से बिखर जाता है और कमला से कहता है कि मैं अब और नहीं कर सकता, मैं अब और उस किलर के पीछे नहीं भाग सकता, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अब किसी और की भी जान जाए। उसकी ऐसी बातें सुनकर कमला का दिमाग घूम जाता है। वो कहती है कि मुझे पता होता कि तुम इतने कायर हो तो मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आती, इससे अच्छा तो मैं अपने उसी रूम में रहती। अगर मैं कॉलेज की सीढ़ियों से नहीं गिरती, मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो मैंने कब का उस किलर को पकड़ लिया होता। अब ये बात सुनकर गौतम कमला को उसी कॉलेज में चलने के लिए कहता है जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल कमला इसी कॉलेज के एक फंक्शन की वीडियो चेक करने आई थी जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि उस समय इसी कॉलेज की एक लड़की का भी मर्डर हुआ था। इसी वजह से गौतम दोबारा कमला को यहाँ लेकर आया था जिससे वो उस फंक्शन की वीडियो को चेक कर सके। कमला वीडियो में नोटिस करती है कि कॉलेज के प्रिंसिपल के बराबर में जो बंदा बैठा है उसने अपने चेहरे को पूरी तरह से छुपाया हुआ है। अब वो फौरन प्रिंसिपल के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि उस दिन फंक्शन में आपके पास वाली सीट पर कौन बैठा था। प्रिंसिपल कहते हैं कि वो तो मुझे नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन जो भी था वो लेफ्ट हैंडर था क्योंकि उसने लेफ्ट हैंड से पॉपकॉर्न लिया था और फंक्शन खत्म होने तक उसका राइट हैंड उसके पॉकेट में ही था। साथ ही हमें पता चलता है कि जिस दिन वो किलर गौतम के घर आया था उस दिन गौतम ने उसकी गाड़ी का नाप ले लिया था। इसलिए अब गौतम कमला के साथ उसी कार की कंपनी में जाकर सभी कस्टमर्स की डिटेल्स लेने लगता है। तभी उनमें से एक गौतम से कहता है कि सर, एक कस्टमर है जिसका एक होटल और पिग फार्म भी है और उनका नाम अंगुल इमला है। ये सुनते ही अब फौरन गौतम, कमला और उसकी माँ उसी पिग फार्म में पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि फार्म का ओनर अंगुल इमला अभी फिलहाल बाहर गया हुआ है। इसी बात का फायदा उठाकर गौतम जल्दी से अंगुल इमला के ऑफिस जाकर वहां की तलाशी लेने लगता है। तलाशी लेते हुए गौतम को वहां एक मैप मिलता है। दरअसल ये मैप उसी जगह का है जहां उसने दागिनी को किडनैप करके रखा हुआ है। वहीं दूसरी ओर सीन दागिनी पर जाता है जहां उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसे काफी सालों से यहाँ बांध कर रखा हुआ है। यहाँ वो औरत दागिनी को अपना नाम रेचल बताती है। वो कहती है कि वो अंगुल इमला की टीचर थी। अंगुल इमला एक अनाथालय में पला बड़ा है और बचपन में मैंने अंगुल इमला को एक पनिशमेंट दी थी और उसी का बदला वो आज तक मुझसे ले रहा है। इधर कमला उस मैप में माचिस की तीलियां लगा देती है जिससे गौतम उस मैप को समझ सके। अब मैप को याद करने के बाद दोनों दागिनी को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। उधर अंगुल इमला दागिनी को एक जगह लाकर चेयर पर बिठा देता है। वहीं उसके सामने दूसरी ओर एक चेयर पर उसकी टीचर रेचल बैठी होती है। यहाँ हम देखते हैं कि अंगुल इमला बचपन में अपने साथ हुए हादसों को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बचपन में गलती करने पर रेचल ने उसे पनिशमेंट दी थी जहाँ वो रोज दिन में 60 बार उसे मारती थी। अंगुल इमला रेचल के सामने गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है कि टीचर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन रेचल उसकी एक नहीं सुनती। इस सीन में हम अंगुल इमला के साथ बचपन में हुई क्रूरता को समझ सकते हैं। खैर, उधर गौतम और कमला अब उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। इधर अंगुल इमला ने भी दागिनी को बांध दिया था और वो बस दागिनी को मारने ही वाला था। तभी दागिनी उससे पूछती है कि अंदर जो पुलिस वाले की बॉडी थी वो किसकी थी। दरअसल दागिनी को रेचल के साथ साथ एक पुलिस वाले की डेड बॉडी भी नजर आई थी, लेकिन अंगुल इमला तो सिर्फ लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता था, तो आखिर उसने पुलिस वाले को क्यों मारा। दागिनी इसी के बारे में जानना चाहती थी कि बचपन में उस पुलिस वाले ने जबरदस्ती मुझे पकड़कर मेरा शारीरिक शोषण किया था, जिसकी वजह से मैंने उसका ऐसा हाल किया है। तभी गौतम के वहाँ पहुँचने पर वहाँ का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अलार्म बजते ही अंगुल इमला तुरंत गौतम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो गौतम पर अटैक कर पाता उससे पहले ही कमला वहाँ की लाइट ऑफ कर देती है। अब अंधेरे में अंगुल इमला गौतम से कहता है कि मैं हार गया, तुम मेरे सामने आ जाओ, या तो तुम मुझे मार दो नहीं तो मैं मार दूंगा। अब जैसे ही गौतम आगे बढ़ता है तभी अंगुल इमला गौतम के पेट में चाकू मार देता है, लेकिन गौतम पूरी तैयारी से वहाँ आया था। वो अंगुल इमला को करंट शॉक देकर बेहोश कर देता है और उसके दोनों पैरों को बांध देता है। इसके बाद गौतम दागिनी को ढूंढकर उसके बंधे हुए हाथ पैर खोल देता है और उसे लेकर वहाँ से बाहर भागने लगता है। अब उनको जाते देख अंगुल इमला जोर जोर से रोने लगता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ टीचर, मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे डर लगता है। अब उसकी ऐसी हालत देखकर दागिनी उसके पैर में लगे लॉक की चाबी उसके पास ही रखकर गौतम के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब जब अंगुल इमला उस चाबी को लेने के लिए आगे जाता है तो रेचल उस चाबी को उठाकर खा जाती है। अंगुल इमला को अब बहुत तेज गुस्सा आता है
वो रेचल के पास जाकर उसका पेट चीरकर उस चाबी को हासिल कर लेता है। अपने पैरों की बेड़ियों को खोलकर जब तक वो बाहर पहुंचता है तब तक सभी वहां से निकल जाते हैं। अब अगले दिन हम दागनी को प्रेस के सामने देखते हैं, जहां अंगुल इमला के बारे में पूछने पर वो बताती है कि आप सभी ने उसके हैवानियत के किस्से तो सुने होंगे, लेकिन मैंने उसके अंदर एक मासूम छोटे बच्चे को भी देखा है। एक ऐसा बच्चा जो बचपन में अकेला है, जिसे हमेशा टॉर्चर किया गया। अगर उसे प्यार मिलता तो वो कभी ऐसा किलर नहीं बनता। अंगुल इमला भी उसके इस इंटरव्यू को देख रहा होता है। वो अपने लिए ऐसी सिंपैथी और प्यार भरी बातों को सुनकर इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि फाइनली किसी ने तो उसकी फीलिंग्स को समझा। और तभी वो अपनी जिंदगी से हार मानकर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देता है। और इसी के साथ होता है इस कहानी का दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।